मेरा नाम आरुषि है। ये कहानी मेरी छोटी अदिति और उसकी ज़िंदगी पर है। मैं बिजनौर के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली हूँ। जब मैं विधवा हुई तो मेरे माँ बाप ने दूसरी शादी कर दी। एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। अब मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे, मगर सुबह उठते ही मेरी बेटी बेड की चादर दिन प्रतिदिन चेंज कर देती, फिर मुझसे छुप छुप कर चुराती, पुरानी चादर धोती और खुद नहाने चली जाती। कई बार तो मेरी बेटी बेहोश भी हो जाया करती थी। वह दिन ब दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन सुबह उठकर मैं जल्दी से बेटी के कमरे में चली गई, मगर आगे का माहौल देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। दिल से एक ही विनती निकली, भगवान ऐसा मंजर कभी किसी माँ को न दिखाए, क्योंकि वहाँ मेरी बेटी और बेटा। मैं शादी के 2 साल बाद ही विधवा हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 16 साल की उम्र में कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता था मैं उन पर एक बहुत बड़ा बोझ थी, मानो जैसे मैं उनकी बेटी ही नहीं थी। मेरे पैदा होने के बाद ही मेरी माँ की खुशी नहीं देख पाई थी और मेरे पिता, उनको तो बेटे की बहुत चाहत थी, इसीलिए वे मुझे नापसंद करते थे और हमेशा ही मुझसे अलग रहते थे। मुझे दिल से प्यार नहीं करते थे। वे मुझे अपना मानते भी नहीं थे और मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे। कुछ खानदानी सख्तियों की वजह से मेरे पिता दूसरी शादी भी नहीं कर सके। बस इसी कारण वह मुझसे बहुत नफरत करते थे, हर वक्त मुझसे सख्ती से बात करते थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी भी जल्दी करवा दी थी। मेरा पति सरकारी स्कूल में एक शिक्षक था। हमारी एक 3 साल की बेटी भी थी, मगर एक दिन विद्यालय में आते हुए रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। वे भी मेरे साथ छोड़ गए। वह दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम न था। मुझ पर तो परेशानियों के पहाड़ ही टूट पड़े थे। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे पास ससुर ने भी मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया। शायद उन पर भी मैं बोझ ही थी। वह भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे। उनके ख्याल में मैं मनहूस औरत थी। मैंने ही अपने बेटे को मार दिया तो फिर चुपचाप अपने माँ बाप के साथ उनके घर आ गई। मेरे माँ बाप ही मुझे बोझ ही समझते थे। अपनी बेटी को सीने से लगाकर अकेले अकेले बहुत रोती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी, एक ऐसे व्यक्ति से जिसका पहले ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसीलिए हमारी शादी हो गई, वरना मेरे तो अच्छे रिश्ते भी नहीं आते थे। उसका बेटा मेरी बेटी 1 साल का छोटा बड़ा था। उसके बेटे का नाम अभिषेक था और मेरी बेटी का नाम आदित्य। हम लोग साथ ही रहने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। देखते ही देखते अदिति 16 साल की हो गई और अभिषेक 15 साल का। जब अभिषेक के पिता का देहांत हो गया था, वह भी इस दुनिया में चले गए। मतलब मेरे दूसरे पति, उनको हमेशा ही तबीयत खराब रहती थी। तरह तरह की बीमारियों ने उन्हें घेर रखा था, लेकिन उनकी बीमारियों के साथ से गुजर बसर हो रहा था। उनके जाने के बाद मानो जैसे घर की रौनक ही उड़ गई हो। हमारा अपना मकान था, इसीलिए किराए की चिंता नहीं होती थी और मेरे घर में ही एक किराना की छोटी सी दुकान थी। एक दिन हम सब सो रहे थे, फिर अचानक ही बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। मेरा तो दिल बैठ गया। मैं बहुत घबरा गई थी और डर भी गई थी कि मैंने ये आवाज़ तो अभिषेक के कमरे से आई। मैं उसके कमरे की तरफ दौड़ी। मैंने वहाँ जाकर देखा तो हैरान रह गई। कमरे की छत गिर गई थी। वह देखकर मैं घबरा गई। मुझे डर था कि कहीं अभिषेक तो इस छत के नीचे नहीं दब गया। जब मैं करीब आई तो मैंने जाकर देखा तो अभिषेक वहाँ नहीं था। वहाँ बाथरूम जाने के लिए उठा होगा। उसकी जान बच गई, क्योंकि उसके कमरे की छत गिर गई थी। मैंने ईश्वर से धन्यवाद किया। वह तो अच्छा हुआ कि अभिषेक को कोई चोट नहीं आई। अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं स्वर्गवासी पिता को क्या मुंह दिखाती। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उस छत को दोबारा लड़वा कर सकते। कमरे का तो कबाड़ा ही बन गया था। सारी छत गिर चुकी थी और हमने उसको उसके हाल पर ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए अपना बिस्तर रसोई में ही डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को
क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बाहर कोई सो भी नहीं सकता था और कमरे में एक बेड एक चादर पाई थी। 2 लोग भी बहुत मुश्किल से सो पाते थे। अब वे दोनों एक ही कमरे में सोते थे। मजबूरी थी, क्या कर सकते थे। एक कमरे में तो दुकान थी और मेरे पति ने घर में 3 ही कमरे बनवाए थे। यूँ तो हम 3 लोगों के हिसाब से कमरे ठीक थे, लेकिन एक कमरा दुकान के लिए भी ज़रूरी था। अब मजबूरी भी क्या कर सकते थे। जबकि आदित्य अभी तक सो रही थी। वह तो उतनी देर तक नहीं सोती, लेकिन आज वह इतनी देर तक क्यों सो रही थी। उसकी आदत थी कि वह सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। मैंने उसको आवाज़ भी दी तो वह उठ नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मैं उसके कमरे पर उसको देखा तो पता चला कि वह बेहोश हो चुकी थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई। उसको क्या हो गया। मैंने फ़ौरन ही अभिषेक को बोला कि पास की डॉक्टर को बुला लाओ। डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने कहा यह बेहोश हो गई है। लड़की काफ़ी कमज़ोर है, खून की कमी है। कोई भारी काम इससे मत करवाना, बस आराम ही करवाना। फल, अच्छा खाना वगैरह खिलाइए, ठीक हो जाएगी। अब आदित्य होश आया तो मैं उसके पास गई और मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था। वह कहने लगी बस ऐसे ही बैठे बैठे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर आई तो मैंने देखा वे अपने कमरे में नहीं थे और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैंने बाहर जाकर उसको देखा तो उसकी चादर को बैठकर धो रही थी। मैंने उससे पूछा तुम ये चादर क्यों धो रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम आराम करने के लिए कहा। उस पर वो चिल्लाई, कहा यहाँ से उठ जाओ अपने कमरे में और नाश्ता करो, कुछ खाओ पियो तो ठीक हो जाओगी। एक ही तो चादर है, मैंने कहा। अचानक से ये चादर धोने की भूत तुम्हारे सर पर सवार क्यों हो गई। इतनी तो चादर गंदी नहीं थी जो तुम इसको धोने बैठ गई। छोड़ दो, मैं खुद इस चादर को धो दूंगी। उठो यहाँ से। मेरी बात नहीं मानी और चादर छत पर सुखाने के लिए चली गई। उसके बाद ही उसने नाश्ता किया। फिर थोड़ी देर के लिए वह सो गई और अभिषेक भी काम पर जा चुका था। उसको मैंने सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ाई करवाई थी और वह एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। वह बहुत ही मेहनती था। घर वाली दुकान तो मैं खुद ही चला लिया करती थी। वैसे भी उस दुकान में ज़्यादातर बच्चे ही आते थे। दिन इसी तरह गुजर गया। उस दिन अभिषेक ने मुझसे कहा आज मैं खाना खाकर आया हूँ। वह देर से आया था और अदिति भी पहले से ही कमरे में सो चुकी थी। वह भी जाकर कमरे में सो गया। मैंने भी रसोई में अपनी चादर डाल ली थी। जगह बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। अपने पति को याद ही कर रही थी। दूसरा पति बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने कभी भी मुझे पहली शादी का ताना नहीं दिया था और मेरी बेटी को हमेशा अपनी ही बेटी समझता था। और मैंने भी अभिषेक को कभी नहीं बताया था कि वह मेरा सौतेला बेटा है। उसने भी मुझे अपने हिस्से का प्यार ले लिया था। वह मुझे सगी माँ की से ज़्यादा प्यार करता था और मेरा कहना भी मानता था। वह उस घर में अकेला ही मर्द था। वह हमारा इकलौता ही सहारा था, वरना हम 2 औरतें कहाँ जाती। काम भी अच्छे तरीके से कर रहा था। मैंने उससे कहा भी था कि वह आगे पढ़ाई प्राइवेट पढ़ ले, क्योंकि अगर उसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। वह मेरी बात मान लेता। सुबह सुबह फिर से कुछ ऐसा हुआ, मैंने हैरान रह गई। अदिति फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे उसके जिस्म का सारा खून ही खींच लिया गया हो। बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर मैंने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने वही बात कही। मैंने आराम करने को कहा था। इसको खाने में क्या खिलाया था आपने। मैंने उनको सारी बात बताई। मैंने कहा कि वही दाल सब्जी खिलाई थी और फल भी खिलाया था। पूरा दिन कोई काम भी नहीं करवाई थी। तो डॉक्टर ने कहा कि दोबारा से कैसे इतनी कमजोरी हो गई। आप इस बात की सीरियस लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह के अचानक बेहोश हो जाना, कोई घंटों तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं है। डॉक्टर ने सख्ती से सारी बात बताई और कुछ देर बाद चले गए। फिर जब अदिति को होश आया तो मैंने और उससे कहा कि तुमने फिर से अब कोई काम किया तो मुझसे बुरा नहीं होगा।
लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं कमरे में आई तो दोबारा तो ये देखकर हैरान रही कि वह क्या कर रही। वह फिर से बेड की चादर को धो रही थी। इस बार मैं उनसे दूर से देख रही थी क्योंकि जो भी वह कर रही थी वह बस कुछ मामूली नहीं था। वह बेहोशी से उठकर चादर को धोना शुरू कर देती थी। यह सब क्या हो रहा था? वह यह सब क्यों कर रही थी? जब से मेरे बेटे ने उसके कमरे में सोना शुरू किया था तभी से वह ऐसा कर रही थी और बेहोश भी तभी से हो रही थी। अभिषेक उसके लिए था तो सौतेला ही भाई, लेकिन बचपन से दोनों एक साथ ही पले बड़े हैं। उन दोनों में से तो सगे भाई बहनों जैसी मोहब्बत ही थी। फिर ऐसा क्या हो रहा था? मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन क्यों खराब होती जा रही थी? मैं रोती और सोचती रहती, ये सब क्या हो रहा है? एक औरत कमज़ोर तब होती है जब वह बच्चे पैदा करती है तो उसके अंदर बिल्कुल ही ताकत नहीं रहती, क्योंकि जवान लड़कियां यूं बेहोश होने लगी ये तो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। दूसरे ही दिन उसने चादर धोकर छत पर सुखाई। वह आसपास भी उसे देख रही थी कि जैसे मैंने उसे देखा तो नहीं है। मैं रसोई की खिड़की से ये सब कुछ देख रही थी। मैंने तो उसको ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसे देख रही थी, लेकिन मेरी बेटी का उसने अपने ऊपर वाली चादर को ओढ़ लिया ताकि मुझे कुछ पता न चले। मैंने उसको नाश्ता करवाया और दवाई भी दी। दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। हमारी दुकान पर कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता था। सिर्फ बच्चे ही गोलियां टॉफियां लेने आते थे जो 5-10 रुपए देकर चले जाते थे। इसी तरह से तो काम नहीं चलने वाला था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन ये बात मैंने अपने बच्चों को भी नहीं बताई थी। अभिषेक को भी कुछ नहीं बताया क्योंकि वह पहले ही नौकरी कर रहा था। अब अगर ऐसे में ये बात बता दी तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता, लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था बेटी को अच्छी चीज़ें खिलाओ, लेकिन घर में तो दाल रोटी भी पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। घर का खर्चा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक दिन बहुत अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे अभिषेक और अदिति को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुना जिनकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मेरे बेटे ने कहा, ये तुमने तो अभी से ही अपनी तबीयत खराब कर ली है, इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो फिर हम ये सब नहीं कर सकते। मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, मुझे ये काम करना है। इसी तरह से के मौके बार बार नहीं मिलते हैं और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है। मेरे बेटे ने कहा, अब तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारी ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। तो बेटी का कहना था कि नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्तों की बात है, उसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। ये सब क्या हो रहा था? कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये दोनों क्या बातें कर रहे थे? एक दिन तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर मैं दंग रह गई। सुबह सुबह ही मेरी बेटी ने चादर को फिर से छत पर सुखा दिया। वह एक तरफ खड़ी होकर उल्टी कर रही थी। मैंने कहा कि क्या हो गया तुम्हें? वो घबराई और कहने लगी कि अचानक से मेरा दिल खराब हो गया। मैंने कहा, क्या मतलब इस बात का? दिल खराब हो गया तुम्हारा? क्या खा रही हो तुम ऐसा? और चादर बार बार क्यों धोती हो? क्या छुपा रही हो मुझसे? अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की है जिससे मेरी तुम्हारे बाप की इज्जत दांव पर लग गई तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बेटी हैरान हो गई। उसने कहा, माँ किस तरह की बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। लगता है आज आपने कोई फिल्म देखी है। किसी ने आपके कान भरे मेरे खिलाफ भर दिए हैं जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं ऐसा क्यों करूँगी? अगर मैंने इस चादर को धो दिया तो क्या हो गया? चादर गंदी हो गई थी, बस इसीलिए धो दिया। आपको तो पता है कि कई दिन में मेरी तबीयत खराब है, तो दवाई खाने की वजह से मेरे पेट में खराबी हो रही है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो इसका कोई और मतलब नहीं। मेरी बेटी मुझसे इस तरह से बात कर रही थी। उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वह जमीन पर गिर गई। तभी अचानक अभिषेक भी आ गया। उसने कहा कि माँ, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? तो मैंने उनसे कहा, मैंने इसको मारा है, इस पर हाथ उठाया है। ऐसा तो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से बात की तरफ तक नहीं पहुंची हूँ। जिस दिन
मुझे पता चल गया तुम दोनों के बारे में उन दिन देखना। मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया था। मेरे दिल में जो बात आ रही थी मैं वही बोलती जा रही थी, जो कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। रात को अचानक मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरे से लाइट जल रही थी। उस वक्त वे क्या कर रहे थे? उसको इस समय सो जाना चाहिए था। मुझे से तो शाम को कह रहे थे कि आज हम जल्दी सो जाएंगे। मैं जब कमरे के करीब गई तो वे न सिर्फ जाग रहे थे बल्कि बातें भी कर रहे थे। किसी बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। बेटी कहने लगी कि हाँ, खुशकिस्मत तो हूँ, लेकिन अभी कल फिर से जब मेरी तबीयत खराब हुई तो माँ मुझे देखकर बहुत परेशान हो जाएंगी। कब तक ऐसा झूठ बोलेंगी? बेटा बोला, बस कुछ दिन और कर लेते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। आज मुझे रहा नहीं गया। मैंने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गई। उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद क्यों किया था? क्या वजह थी दरवाज़ा बंद करने की? वैसे भी अब सब बदल रहा था, उनको दरवाज़ा खोलकर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू कर दिया, लेकिन इस तरह से दस्तक देने के बावजूद भी उन लोगों ने दरवाज़ा खोलने में आधा घंटा लगा दिया। और उसके बाद जब मैंने कमरे में देखा तो उनके अलावा कमरे में कोई भी नहीं था और वे दोनों ऐसी शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे नींद से जागे हैं। मैंने कहा, इतनी देर में दरवाज़ा क्यों खोला है? कहने लगे, हम सो रहे थे। मैंने कहा कि झूठ नहीं बोला करो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम क्यों इस समय जागेंगे और बातें करेंगे? हमारा कौन सा कल पेपर जो हम तैयारी करेंगे और जागेंगे? हम लोग सो रहे थे। मुझे उन दोनों की हरकतें समझ नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी क्योंकि दोनों एक ही चट्टे बट्टे थे, दिन से अभी अभी जागने। उसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई, लेकिन मैं सोचती थी कि कोई न कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। यह देख कर हैरान रह गई। एक दिन बेटी के बाजू में नील के निशान भी थे। ये तो जख्म के निशान थे। समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या लगा था। मैंने उससे पूछा तो कहा कि चोटी लगी थी, चूड़ी लगी थी, लेकिन चूड़ी की उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। मेरी बेटी कोई बात तो ऐसी है जो मुझसे छुपा रही है। चादर धोने लग गई थी और मुझे कमरे में जाने नहीं देती थी। मेरा दिमाग जिस तरह जा रहा था मैं वैसे सोचना नहीं चाहती थी। गलती थी, मैंने आग और पानी को क्यों एक साथ रखा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। जवान लड़का लड़की को मुझे एक साथ कमरे में नहीं सोने देना चाहिए था। गलती तो मेरी ही थी। मुझे ही इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था। अभिषेक था तो अदिति का सौतेला ही भाई। नियति बदलते देर नहीं लगती। जवानी इस उम्र में बच्चे बुरी संगतों में पड़ ही जाते हैं। सगा भाई तो सगा भाई होता है, सौतेला भाई तो सौतेला। तो फिर मैं कैसे सौतेले भाई बहन को एक साथ एक कमरे में सुला रही थी? ये मेरी ही गलती थी। जब हम ही बच्चों पर ध्यान नहीं देते तो परेशानियां तो पैदा ही होंगी। अच्छी बुरी बातों का ध्यान तो हमें ही रखना होता है। बच्चे तो नादान होते हैं और नादानी में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे जैसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे, अगर मैं सारे विचार सही हो गए तो फिर सारा कसूर मेरा है। मैंने अपने बेटे और बेटी पर नज़र रखी। एक दिन मेरा बेटी और बेटा चीज़ लाकर दे रहा था। मैं छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। उसने कहा कि ये दवाई तुम्हारी इस परेशानी के लिए, दवाई ले लो तो सब ठीक हो जाएगा। उसने मेरी बेटी को छुपाकर तो गोली दी। मैंने परेशान हो गई, ये किस चीज़ की गोली है उसको दे रहा है? आखिर ऐसी क्या बात है जो परेशानी ये दोनों हल करना चाहते हैं और उसके बारे में मुझे नहीं पता। ये दवाइयाँ कुछ अजीब सी क्यों लग रही है? मेरी बेटी ने क्यों वो दवाइयाँ फ़ौरन से पकड़ ली और उनको अपने दुपट्टे से पल्लू में छुपा लिया? बेटे ने कहा, रात को सोने से पहले खा लेना तो फिर अगले दिन तुम बेहोश बिल्कुल भी नहीं होगी। और 2-3 दिन तक तो मेरी बेटी वाकई में बेहोश नहीं हुई, लेकिन उसके बाद शायद उसकी कोई गोलियां ख़त्म हो गई थी। एक दिन बाद फिर वो बेहोश हो गई। मेरा बेटा भी घर पर नहीं था, इसीलिए मैंने आज फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा। मैंने वह चादर बहुत ही होशियारी से बेटी के नीचे से खींच ली और उस तरीके से तय करने में अपने कमरे में ले गई। मुझे खोल कर देखना था कि इस पर ऐसा क्या
इसकी वजह से मेरी बेटी सुबह उठते ही उसे धोना शुरू कर देती थी। यहाँ तक कि बेटी बीमारी का ख्याल भी नहीं करती थी। जब मैंने चादर को खोल कर देखा, पहले तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो ये देखकर हैरान रह गई कि चादर सफ़ेद सफ़ेद बाल थे और पूरी चादर बालों से भरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आई ये किस चीज़ की बाल है, क्योंकि ये बाल बिल्कुल सफ़ेद और छोटे छोटे बाल थे। हैरान हो गई, लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आई कि सोचती रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। बेटी हरकतों पर नज़र रख रही थी, इसलिए सारा कुछ अपने दिमाग में सोच रही थी, किसी नतीजे पर नहीं पहुँची। तब तक मेरी बेटी को ये पता चला कि चादर मैंने देख ली है, तो वह मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ अजीब सी घबराई नज़र आने लगी। उसके बाद मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो? तो उसने कहा कि माँ, वह चादर कहाँ है? वह तो मैंने धोकर डाल दी है। ये कहकर वो मेरे पास से जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और मैंने कहा कि मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। उस चादर पर जो भी लगा हुआ था, मुझे बता दो ये सब क्या है? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? इतने बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरे दिमाग में बुरे ही विचार आ रहे हैं। वो मेरे पास बैठ गई और फिर से मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई, मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि माँ, जैसा आप समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमने देख लिया था कि इस घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं। घर की दुकान भी नहीं चल रही थी और भैया भी कुछ खास पैसे नहीं कमा रहे थे, लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा था जो हम लोग कर पाते। फिर भैया ने एक दोस्त ने उसको एक काम दिया। दरअसल उसने कुछ बहुत ही नकली किस्म के बिल्ली के बच्चे रखे हुए थे, जो के 3 से 4 की तादाद में थे, लेकिन उनको संभालना उसके बस से बाहर था। इसीलिए उसने हमें उन बच्चों को संभालने का काम दिया और उस काम के बहुत सारे पैसे दिए। दरअसल भाई भी पूरा दिन वही होते हैं, लेकिन रात में भाई को आराम भी करना होता है, इसीलिए उन बिल्ली के बच्चों को कमरे में ले आते और मैं उनको संभाल लेती थी। उन्हीं के बाल बहुत चादर पर लगे हुए थे, जिसको मैं सुबह से धो लेती थी। अच्छी नहीं लगती और आपको सब कुछ बताना भी नहीं चाहते थे। हम ये सब काम कर रहे हैं और मुझे बाद में पता चला कि मुझे बिल्ली के बच्चों से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं सुबह को बेहोश हो जाती थी। भैया ने मुझे जो दवाइयाँ ला कर दी थी वह भी इसी चीज़ की थी, ताकि मेरी एलर्जी कम हो जाए। माँ, भैया का वह दोस्त बहुत अमीर है, वह इस काम के हमें बहुत ज़्यादा पैसे भी दे रहा। वह हमें एक दिन के 1000 रुपये दे रहा था और आज उन बच्चों का हमारे घर आखिरी दिन था कि अब वह उन्हें दूसरे शहर चला गया है और हमने इतने पैसे कमा लिए हैं कि हम उस कमरे की छत भी डलवा सकते हैं और घर का कुछ राशन भी ला सकते हैं। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं, इसीलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई थी, लेकिन आपने तो ना जाने हमारे बारे में क्या क्या सोच लिया और हम इतना शक किया हमारे बारे में, जो बातें कि हमारे दिल में तीर की तरह जाकर लगती थी। मैं जानती हूँ कि वह मेरा सौतेला भाई है, लेकिन वह मेरे सगे भाइयों से भी बढ़कर है। उसने हर बात सिर्फ हमारे बारे में ही सोचा, जबकि देखा जाए तो हमने उसके लिए क्या किया। उसका पिता तो इस दुनिया से जा चुका है और उसके अपने रिश्तेदार भी तो हैं जो कि हमसे बहुत ज़्यादा अमीर हैं। वह उसके साथ जाकर भी तो रह सकता था, लेकिन वह फिर भी हमारे साथ रहता है, क्योंकि वह हमसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसने हमेशा मुझे अपनी सगी बहन से माना है। उसने कभी मुझसे कोई गलत बात नहीं की। वह हमारा साथ भी देता है, हमारे लिए बहुत कुछ करता है। पूरा दिन वह काम करता था, रात को उसकी मदद करती थी। वह कहता था कि वह रात में भी वह सब कुछ कर लेगा। दिन भर वो बेचारा मेहनत करता था, इसीलिए मैंने उसको कहा, रात को तुम आराम किया करो, बच्चे को मैं देख लूँगी। इसीलिए मैं उसकी मदद कर रही थी। मुझे यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ और मुझे खुद पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैंने अपने बच्चों के बारे में क्या क्या सोचा। मैं अपने बच्चों के बारे में जितना गलत सोच रही थी, मेरे बच्चे उससे भी कई ज़्यादा गुना अच्छे हैं। इतनी गलत बातें मैंने उनके बारे में सोची जितनी मुझे सोचनी भी नहीं चाहिए थी। हमने ये बात अभिषेक को नहीं बताई। अदिति ने भी उसको कुछ दिन बाद अभिषेक ने घर का छत भी डलवा दिया
और हमारे घर का कमरा भी ठीक हो गया था। धीरे धीरे हमने बहुत मेहनत की। मेरी बेटी ने भी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। हमारे हालात पहले से बेहतर होने लगे। धीरे धीरे इतने बेहतर हो गए कि हमारे घर में कोई तंगी नहीं रही। मेरे साथ ज़िंदगी में बहुत बुरा किया था, लेकिन अच्छा ये किया कि मुझे बहुत ज़्यादा नेक और अच्छे बच्चे दिए, चाहे वे मेरे अपने थे या पराए। ईश्वर की कृपा से मेरे दोनों बच्चे बहुत ही मेहनती और इस बात को समझते हैं कि उनकी मेहनत के दिन हैं। हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनके सर पर पिता का साया नहीं था और मैं कुछ भी खास कर नहीं सकती थी। इस बात का उनको एहसास था।